हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 11 का जो रिवीजन सेशन हमारा चल रहा है, उस रिवीजन सेशन में हमने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले थे, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप इसके पहले हमने बात कर ली थी, ऑब्जेक्टिव वगैरह बात कर ली थी, चूज द करेक्ट मैच द कॉलम फिलिंग द ब्लैंक्स। उन्हीं रिवीजन के सेशन में हमने कुछ डिफरेंसेस उठाए हैं शॉर्ट टाइप में, कि किस किस टाइप के डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं और आपको लिखने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और उसे जो भी पॉइंट्स है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है शॉर्ट टाइप के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दे, ये एरोबिक और एनारोबिक है क्या। यहाँ सॉरी रिएक्शन हो गया, रिस्पिरेशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे रिस्पिरेशन है, रिएक्शन नहीं। ठीक है, चलिए अब सही है। देखिए क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन क्या था, पहले हमने जनरली इसकी बात कर लेते हैं। देखिए रिस्पिरेशन में हमने क्या बताया था कि जब भी हम कोई फूड रॉ मटेरियल के फॉर्म में खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाते ही वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में टूटता है, और टूटने के बाद उससे कुछ एनर्जी जब टूटता है तब लगती है और कुछ एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी यूज होती है तो उस केस में उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। जब एनर्जी बनती है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। तो ये एक तरीके से हमारा रेस्पिरेशन दोनों टाइप का, प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। इसके बाद यहाँ से एनर्जी निकलती है ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी, जिनमें से एरोबिक और एनारोबिक दोनों मिला के। ठीक है, या कह सकते हैं कि एरोबिक में ही, हालांकि कुछ प्रोसेस एनारोबिक में भी होता है, लेकिन एरोबिक में 38, एनारोबिक में 2 एटीपी निकलेगी। तो रिएक्शन में आपको सिंपल पता होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच ए कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल विद द यूज ऑफ एंजाइम्स एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 के प्रेजेंस में ये सब प्रोसेस होती है। अब इनमें दो टाइप के हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो हम एरोबिक और एनारोबिक की बात करेंगे तो क्राइटेरिया हमने बता रखा, किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम बात करें। प्रोसेस, ऑकरेंस, ऑक्सीडेशन, उसके बाद इन प्रोडक्ट, और साथ ही साथ एनर्जी कितनी एनर्जी क्या कैसे बनती है। देखिए तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या आएगा, प्रोसेस की बात करेंगे तो इट प्रोसेस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक है मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एना है मतलब एना मना कर रहा है, एना मतलब मना, मना कर रहा है कि नहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पूछा है ऑकरेंस में, तो ऑकरेंस की बात करेंगे तो आपको पता होगा, हमने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, ठीक है, वो एक टाइप का, सॉरी एरोबिक जो रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन, वो एक टाइप का कहाँ होने वाला है, एक टाइप का वो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला रिस्पिरेशन है, क्रैब्स साइकिल के थ्रू बनने वाला रिस्पिरेशन है, कुछ हद तक ग्लाइकोलिसिस साइकिल में पार्टिसिपेट करती है। तो कहीं ना कहीं ये एरोबिक जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने की वजह से ये कहाँ ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है आपका साइटो, वो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ ओरिजिन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अपोजिट वाला चूंकि साइटोप्लाज्म में बनता है, क्योंकि वो एक तरीके से ऑक्सीजन के एब्सेंट में बनता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी भी कम निकलती है और इधर एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या ऑक्सीजन के एब्सेंट में जिसे हम साइटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये एक टाइप का ऑक्सीजन के एब्सेंट में होने वाला प्रोसेस है। तीसरा क्राइटेरिया ऑक्सीडेशन, जो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ब्रेक डाउन होगी फूड मटेरियल, इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारे कंपोनेंट बच जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, क्लियर है, इसमें इंड प्रोडक्ट बच जाएगा, जबकि इनमें क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इंड प्रोडक्ट नहीं बचता। किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी ऑर्गेनिक फूड आप लेते हो, है ना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी लेते हो उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। फिर तीसरा आता है दोस्तों इंड प्रोडक्ट। एरोबिक में इंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एनारोबिक में क्या बनता है। तो इंड प्रोडक्ट हमने आपको बताया था
कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो ये वाटर और CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ATP के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, एनर्जी के मॉलिक्यूल। तो एंड प्रोडक्ट में क्या है, इन दिस द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं। छः ATP के मॉलिक्यूल, छः मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। बगल में क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपको, एथिल एल्कोहल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, एथिल एल्कोहल होगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा इसलिए एथिल एल्कोहल निकल रहा है, C2H5OH। हमने यहाँ रिएक्शन नहीं दिखा रखा है, एक हम उसका रिएक्शन का भी एक स्टेप कर सकते थे, लेकिन आपको 4 से 5 डिफरेंस करना है। डिफरेंस तो आप बहुत सारी इसमें बना पाओगे, लेकिन हमें ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंस करनी है। इसमें साथ में एथिल एल्कोहल के साथ लैक्टिक एसिड भी बनता है, वही आगे चल के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी का जो इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करता है, एक लार्ज ATP के मॉलिक्यूल एनर्जी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जबकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल, इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATP, जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है, और किलो कैलोरी में 673 कहीं मिलेगा, कहीं 686 मिलेगा, ठीक है ना। इतने मॉलिक्यूल किलो कैलोरी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है कौन, एरोबिक। इसीलिए सबसे ये बेटर माना जाता है, और जो भी एरोबिक स्पीसीज होते हैं वो ज़्यादा काम कर पाते हैं एज कम्पेयर टू एनारोब्स की। एनारोबिक में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शनल तौर पे। बाकी एनारोबिक नॉन लिविंग है, जिसमें ऑक्सीजन कैप्शन नहीं हो रहा है, या वायरस को मान सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, 2 ATP एनर्जी निकलेगी एनर्जी के मामले में, और 28 या 56 किलो कैलोरी, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये तो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, क्लास 8 पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस, सबसे पहले सेल आपको देख लो। सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से बॉडी की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे इस बिल्डिंग को बनाने के छोटी छोटी ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, ऐसे इसी तरीके से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, ठीक है, या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब इनमें प्लांट और एनिमल सेल अलग अलग हैं, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, प्लांट सेल अलग और एनिमल सेल अलग। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में हम कुछ क्राइटेरिया, एनिमल और प्लांट को डिफ्रेंशिएट करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। सेल वॉल है, वैक्यूल है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है और न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले सेल वॉल की बात कर लीजिए। तो आपको पता है सेल का जब स्ट्रक्चर देखते हो तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे आपकी बॉडी की क्या है, स्किन, हम इसे सेल वॉल मान सकते हैं। हालांकि एनिमल में सेल वॉल होता नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होता है, पर मान लीजिए कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। इसको हम सेल वॉल मान ले अगर, तो ये हमारे बॉडी का फर्स्ट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो सेल क्या है, प्लांट में प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें प्लांट सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंस होती है, जो कि बनी किसकी होगी, सेलुलोज की, कुछ की काइटिन, कुछ की पैक्टिन, सबकी अलग अलग बनी होती है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली किसकी बनी होती है, सेलुलोज। अभी सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज के अंदर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अगर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल है तो मोनोसेकेराइड, 2 से ज़्यादा है तो डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, और मल्टीपल है तो पॉलीसेकेराइड। और मल्टीपल में फिर यही बनाते हैं, सेलुलोज, पेक्टोज, ग्लाइकोजन, है ना, ये सब हो, स्टार्च वगैरह ये सब बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सेलुलोज की बनी है, ठीक है ना, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिए। जबकि एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन है प्रोटेक्टिव लेयर में। तो क्या उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, लेकिन हम डिफरेंस किसके बेसिस पर कर रहे हैं, सेल वॉल के बेसिस पर। दूसरा डिफरेंस है दोस्तों वैक्यूल। अगर आप वैक्यूल की बात करोगे तो वैक्यूल एक वो फिल प्लेस है, फिल मतलब कि ब्लैंक प्लेसेस है, खाली जगह है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी का लिक्विड चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये लाइसोसोम की तरह काम करेगा प्लांट सेल में। जो काम लाइसोसोम एनिमल सेल में करता है वो वैक्यूल प्लांट सेल में करता है। साथ ही साथ इसका क्या है, ये वाटर को भी स्टोर करता है। तो हमें डिफरेंस में क्या देखना है, प्लांट सेल में जब इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट को तो आप 24 घंटे पानी देते नहीं रहते हो,
आपको एनिमल को तो जब प्यास लगी तब चला गया पानी पीने, लेकिन प्लांट के पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए प्लांट क्या करते हैं, लंबे समय के लिए पानी स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में जितने भी स्पीसीज होते हैं, ऊँट वगैरह ले लो, वो पानी लंबे समय तक स्टोर कर लेते हैं अपने चर्बी के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, और उन्हीं को वो क्या करते रहते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं। कुछ लोग को लगता है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रख लेता है, ऐसा नहीं है, वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसके रूप में वो उसे सिंथेसाइज करते हैं और वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो वैक्यूल क्या होगा, प्लांट सेल में लार्ज होंगे, जबकि एनिमल सेल में क्या होंगे, स्मॉल होंगे। क्लियर है? अब आई होप इतना तो आइडिया आ गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस, अच्छा इसमें मे भी हो भी सकते हैं, एनिमल में नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर होंगे तो छोटे होंगे साइज में, और इनमें क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर एक फैक्ट और बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ऑर्गेनस होता है, जबकि एनिमल में न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस की बजाय सेल वॉल, ओ सॉरी वैक्यूल होता है, सबसे बड़ा सेंट्रल पाया जाता है और सबसे बड़ा होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ, प्लास्टिड। दोस्तों प्लास्टिड की अगर बात करेंगे तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, जो पिगमेंट्स रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके, क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लास्टिड है मतलब कि यहाँ ये खुद से खाना बना सकते हैं, तो प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होगा, जबकि इसमें क्या होगा, प्लास्टिड आर एब्सेंट। ये प्लास्टिड क्या है, एक सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, जबकि प्लांट सेल में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में क्या रहेगा, एब्सेंट। प्लांट सेल में लाइसोसोम की जगह, लाइसोसोम का काम कौन करता है, वैक्यूल करते हैं। करना क्या होता है, जो भी डेड या खराब वेस्ट चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करके, फिल्टर करके क्लीन करना सेल को। ठीक है, तो वो काम लाइसोसोम का है ना। लाइसोसोम में हमने बताया था कि जब भी कोई आपकी बॉडी की सेल इंजर्ड हो जाती है तो ये सीक्रेट होता है और पूरी आसपास की खराब सेल को डैमेज कर देता है, साफ कर देता है, इसीलिए इसको क्लीनर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है। अच्छा, लाइसोसोम में एक हाई पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम रहता है, जो क्या करता है, एक तरीके से जो भी वेस्टेज है उनको डाइजेस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जबकि एनिमल सेल में, सॉरी, प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होंगे, जबकि उनकी जगह में कौन काम करेगा, वैक्यूल। और इसमें क्या होगा, इसमें एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है ना। एक लास्ट डिफरेंस आता है दोस्तों इसमें, कौन सा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो देखिए, ये क्या कहते हैं, प्लांट सेल खुद का क्या करते हैं, खुद ये खाना बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड फॉर्म्ड बाय सेल्फ, खुद बनाते हैं, और साथ ही साथ ये खुद बनाने की वजह से बाय फोटोसिंथेसिस, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोपिक वो स्पीसीज होते हैं जो खुद से खाना बना सकते हैं, जबकि वही एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में ये खाना खुद से नहीं बना सकते। ये क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट है, प्लास्टिड है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्लोरोफिल है, जबकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये क्या है, ये खाना नहीं बना सकते खुद, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग खाना खुद नहीं बना पाते। अरे खुद बनाने का मतलब कुकर में खाना रख के चढ़ा देना नहीं होता, खुद का मतलब अपने पास वो मटेरियल है और हम खुद से वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल करके। तो आई होप ये डिफरेंस दोनों आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस। ठीक है, क्लियर। तीसरे डिफरेंस की अगर बात करेंगे, तीसरे डिफरेंस में क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट IMP है, वेरी वेरी ध्यान रखिएगा, आपके 4 चैप्टर का है, 11th क्लास का, एनिमल किंगडम का, ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमने डिफ्रेंशिएट किया है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। तो हमने कैरेक्टर क्या लिए हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, ये क्या है नोटोकॉर्ड बताएंगे, शेप ऑफ CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शेप कैसा है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है कि नहीं, हार्ट प्रेजेंट है कि नहीं, टेल पूंछ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है दोस्तों, देखिए शुरू के जो स्टार्टिंग के स्पीसीज है उनमें प्रॉपर ब्रेन तो था नहीं, तो उनकी बॉडी को पूरा कनेक्ट करने के लिए क्या है, अब ये चूंकि कॉर्डेटा मेंटी कर चुके हैं तो इनके पीछे बैक बोन आ जाएगी, जो जिनमें बोन्स एब्सेंट होती है वो नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट होते हैं, जिनमें बोन्स प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं, वर्टिब्रेट। तो एक हिसाब से अगर देखेंगे तो नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनमें कॉर्डेटा नहीं है, उनमें पीछे की बैक बोन या नर्व कॉर्ड एब्सेंट है, उनमें सिग्नल के लिए कोई ऐसा मीडियम नहीं है। सेंसरी ऑर्गन के थ्रू क्या करते हैं, वो अपने बॉडी का सेंस करके बॉडी में जो भी एक्टिविटी होता है करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या फीचर है कॉर्डेट में, क्या फीचर है नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है,
तो नोटोकॉर्ड मतलब पीछे के जो बैकबोन होती है जिनके थ्रू सिग्नल्स जाते हैं कॉर्ड के थ्रू, वो कॉर्ड इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है कॉर्डेट में। क्योंकि कॉर्डेटा है तो कॉर्ड प्रेजेंट होगा। नॉन कॉर्डेटा में क्या है, कॉर्डेट एब्सेंट है, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड। ठीक है ना, ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये एक कुछ नहीं है, सिग्नल पहुंचाने का मीडियम है आपकी बॉडी में। दूसरा होता है दोस्तों शेप ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज क्या होगा इसमें, एब्सेंट, सॉरी एब्सेंट कैसे होगा, ये कॉर्डेट है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, इज डॉर्सल। अब देखिए दो आपके बॉडी के सरफेस होते हैं, एक होता है पीछे साइड डॉर्सल और अंदर साइड वेंट्रल। अगर मैं इस तरीके से झुकता हूँ तो ये मेरा वेंट्रल साइड है और पीछे वाला क्या होगा, मेरा डॉर्सल साइड है, बैक साइड। तो डॉर्सल वेंट्रल, तो इसमें क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हैलो और सिंगल, एक ही होगा। नर्वस सिस्टम सीएनएस एक ही होगा और उसमें क्या होगा, एक तरीके से डॉर्सल मतलब पीछे साइड थोड़ा सा फूला हुआ। डायनासोर को देखा है इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये जो बैक बोन है ना पीछे ये वाला, ये फूला हुआ वाला पोर्शन है। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा क्या है, हैलो मतलब फूला हुआ एंड सिंगल एक ही है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद बगल वाले में क्या, सीएनएस इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। नॉन कॉर्डेट्स में दो होते हैं, क्योंकि इनमें सिग्नल पहुंचाने के लिए सेंसरी ऑर्गन भी काम करते हैं, नर्व कॉर्ड भी काम करते हैं, बॉडी में हार्मोन्स भी काम करते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा सिग्नल पहुंचाने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए इनमें क्या है, एक ही प्रेजेंट है। जबकि इसमें क्या है, इसमें दो प्रेजेंट है, एक से काम नहीं हो पाता। ठीक है ना, नॉन कॉर्डेट्स में कितने हैं, दो है। सीएनएस इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल है, सॉलिड है, साथ ही साथ डबल है, दो है। ठीक है ना, मैंने बता दिया वेंट्रल और डॉर्सल क्या है। ये हमारा डॉर्सल है, सॉरी वेंट्रल है और पीछे साइड क्या है, डॉर्सल। तो आई होप इतना तो ध्यान हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब रिस्पायरेशन करने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें फेरिंग्स है जो परफॉर्म करता है बाया गिल स्लिट। गिल स्लिट आपको पता होगा कि जब जो स्पीसीज ज़्यादातर पानी में रहते हैं उनमें क्या होते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं या गिल स्लिट पाई जाती है, ऐसे रैकेट्स पाए जाते हैं पतले पतले, ये इस तरीके से ऐसे रैकेट्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसे। तो इन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, तो इनमें क्या पाई जाती हैं, गिल्स स्लिट। क्लियर है, जिनको हम बुक गिल्स वगैरह भी बोल देते हैं। बगल वाले में क्या है, गिल स्लिट आर एब्सेंट, उसमें कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशल टाइप का है ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद अगर इसकी बात करोगे नेक्स्ट हार्ट की, तो हार्ट क्या होगा, इसमें कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, डॉर्सल साइड। ठीक है, यदि प्रेजेंट है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या है, वेंट्रल और वो क्या है, डॉर्सल। कौन सा, हार्ट। डॉर्सल वेंट्रल का मतलब होता है कॉर्डेट्स में थोड़ा आगे होता है, यहाँ हम लोगों में क्या होता है, वेंट्रल साइड होता है, उभरा हुआ पार्ट में होता है। और कुछ स्पीसीज में क्या होता है, बैक साइड में पीछे एक लंबी ट्यूब जैसी गई होती है, जैसे काकरोच का देख लो, आप देख लोगे तो पता चल ही जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों टेल। टेल अपोस्ट एनल पार्ट। देखिए जितने भी कॉर्डेट्स होंगे इनमें क्या है, टेल तो था पहले। ठीक है, टेल जनरली लगभग लगभग था, क्योंकि उसी टेल को देख करके आज हम कह पाते हैं कि इंसानों के पास पूंछ था। हमारे बॉडी में एक कोकेक्स नाम का ऑर्गन है, बोन है इस तरीके का, इस तरीके का एक ऑर्गन है, इसको बोलते हैं कोकिक्स। ये ऐसे रिंग रिंग से में डाला हुआ है। इस बात से पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या था, टेल था, पूंछ थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों में टेल था, जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए धीरे धीरे टाइम आने के बाद वो क्या हो गए, गायब हो गए। तो जितने कॉर्डेट्स हैं, लॉयन, टाइगर, जितने भी आप ले लो, इन सब के पास क्या है, टेल है। हम लोगों के पास धीरे धीरे गायब हो गया। बंदर में देख लो आज भी, है ना, केवल दो ही ऐसी वेराइटी है जिनमें नहीं है, हम इंसान और गोरिल्ला, उनमें भी नहीं है। बाकी में लगभग लगभग सब में पूंछ है, और पूंछ के उस समय जरूरत भी थी, क्यों ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें टेल क्या है, प्रेजेंट है, पोस्ट एनल पार्ट है, और उसमें क्या है, पोस्ट एनल, इसमें प्री एनल है, उसमें पोस्ट एनल है। उसमें क्या है, एब्सेंट है पोस्ट एनल, और इसमें क्या है, पोस्ट एनल प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब टेल इसमें प्रेजेंट है, उसमें क्या है, एब्सेंट है।
राइट। तो आई होप आपको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म। तो ये सबसे पहले एंजियो और जिम्नो की अगर बात करेंगे प्लांट सेक्शन का है, ये डेवलप्ड कैटेगरी के प्लांट की बात कर रहा है। प्लांट में दो कैटेगरी होते हैं, एक फेंड्रोगेम्स एक क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम जिनमें फ्लावर लगते ही नहीं, फेंड्रोगेम में जिसमें फ्लावर लगते हैं। तो इनमें दो कैटेगरी डिवाइड की, जिसमें से एक में फ्लावर लगेगा, एक में फ्लावर नहीं लगेगा, एक में फ्लावर हिडन होगा। क्लियर है, दिखेगा नहीं आपको। तो अगर आप बात करोगे नेक्स्ट किसकी डिफरेंस बिटवीन जिम्नो और एंजियोस्पर्म की, तो हमने कैटेगरी क्या डिसाइड की है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम, और डिफाइन ये मीन्स ओवरी और फर्टिलाइजेशन। देखिए मीन्स थोड़ा हमें फर्स्ट में रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप करना तो आप फर्स्ट में से काउंट कर लेना। देखिए तो सबसे पहले मीन्स से स्टार्ट करेंगे। जिम्नोस्पर्म क्या होंगे एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म के, थोड़ा अंडर डेवलपिंग होंगे, ठीक है, बट दे आर बिलोंग्स टू द फेंड्रोगेम। फेंड्रो मतलब फ्लावर, जिनमें फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इनकी बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो फ्लावर आर इसमें क्या होगा एब्सेंट, किसमें जिम्नोस्पर्म। चूंकि जिम्नोस्पर्म क्या है, अब आप बोलोगे सर फेंड्रो वाला फ्लावर, तो बोला कि ये फेंड्रो वाले फ्लावर में आएंगे। तो देखो फ्लावर इसमें छिपे हुए होते हैं, है ना, हिडन होते हैं, डायरेक्ट नहीं दिखते हैं फ्लावर, हमें डायरेक्ट फ्रूट दिख जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्लावर इसमें क्या होगा एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप इन कोन, कोन के फॉर्म में। खजूर वगैरह आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ज़्यादातर फ्लावर ये प्लांट्स कोन के फॉर्मेट में होते हैं, और उनमें फ्लावर नहीं दिखता, डायरेक्ट फ्रूट ही दिखते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एब्सेंट होगा फ्लावर वगैरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनमें जो ऑर्गन होगा वो कोन के फॉर्म में डेवलप होगा। इधर क्या होगा फ्लावर आर प्रेजेंट, ओबियसली है, डेवलप्ड प्लांट है, तो सारे जितने फ्लावरिंग प्लांट होंगे एंजियोस्पर्म के प्लांट होंगे। ये आप 12th का भी फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते हो, या अभी जो पहले पुराना चैप्टर था उसमें सेकंड चैप्टर था, तो ये आप उसमें भी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो कि एंजियोस्पर्म के ऑल प्लांट जितने ही सब एक्सेप्शनल को छोड़ करके सारे क्या होते हैं फ्लावरिंग होते हैं। दूसरा कैरेक्टर हमने क्या डिसाइड किया है, अच्छा पहला मीन्स था पर कोई बात नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये। दूसरा इसमें देखिए मीन्स की बात करें, कैसे पता चलेगा, देखिए मीन्स की बात करें तो मीन्स में क्या है, जिम्नोस्पर्म को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक जिम्नोस्पर्म एक ग्रीक टर्म है, दो टर्म्स मिलकर बना है, जिम्नो प्लस स्पर्मा, ठीक है, जिम्नो प्लस स्पर्मा। जिम्नो का मतलब क्या होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड कैसे लगते हैं खुले हुए, और खुले हुए सीड कोन के फॉर्म में दिखते हैं, इसलिए उनको कोन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट हैं वो क्या होंगे, वो होंगे नेकेड, नेकेड सीड में पाए जाएंगे। जबकि वही बात बगल में देखते हो तो एंजियो मतलब एंजियो प्लस स्पर्मा, ये दोनों ही ग्रीक टर्म है। एंजियो मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्मा मतलब सीड। तो जिनमें कवर्ड सीड पाई जाए उनको क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तीसरा इनमें दोस्तों गैमेट्स के फॉर्मेट क्या है आर्किगोनिया। तो इसमें आर्किगोनियम क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंजियम क्या होते हैं एंजियम एब्सेंट। तो एंजियम क्या होता है, एंजियम में इनकी जगह क्या होते हैं स्पोर। तो आप यहाँ एब्सेंट लिख करके उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि इनमें क्या पाए जाते हैं स्पोर। इसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट और उसमें क्या है स्पोर। तो चूंकि हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया इसलिए हम वहाँ पे स्पोर नहीं लिखा, लेकिन उसमें क्या होते हैं इसकी जगह में स्पोर प्रेजेंट होती है। यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट होंगे स्पोर। चलिए बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होंगे स्पोरोफाइट्स, ठीक है, क्लियर है, या स्पोर्स। यही बगल में आओगे तो चौथा क्या है ओब्यूल। ओवरी क्या करता है कंटेन करता है, रखता है। इसमें क्या है एन ओब्यूल इज नॉट नीडेड ओवरी, क्योंकि ये खुले हैं तो इनमें ज़रूरत नहीं है, खुले होने की वजह से इनमें ओवरी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि आगे वाले उनके ओब्यूल की बात करेंगे तो इधर ज़रूरत पड़ रही है एंजियोस्पर्म में ओवरी को ओब्यूल की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, सॉरी ओब्यूल को सख्त ओवरी की ज़रूरत है, क्योंकि वो कवर्ड उसे करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत नाजुक है, जबकि इनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है दोस्तों, इनमें सिंगल फर्टिलाइजेशन है, जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन है। देखिए सिंगल और डबल में फ़र्क क्या है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंडर डेवलपिंग है, इनमें ज़रूरत ही नहीं है न्यूट्रिशन वगैरह की। जबकि वो थोड़ा डेवलप है, उनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 बार फर्टिलाइजेशन करके क्या करते हैं
एक प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन दे, नरिश करे, और एक फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट डेवलप होता है सीड में और वो एंडोस्पर्म डेवलप होता है न्यूट्रिशन में जो कि नरिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था? तो नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट थे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर एब्सेंट, जबकि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट डिफरेंस हमने डिसाइड किया फंक्शन के फॉर्मेट में। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन या जाइलम फ्लोएम के बीच फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ जाइलम फ्लोएम में इधर जाइलम उधर फ्लोएम है, ये दोनों ही प्लांट टिश्यू हैं, दोनों ही परमानेंट टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, और साथ ही साथ ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। देखते कौन क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर इनकी बात करेंगे, जाइलम की बात, तो जाइलम क्या करते हैं, ये एक वैस्कुलर है। वैस्कुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनमें से मिनरल्स न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट हो पाए, एक्सचेंज हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम की बात करेंगे तो जाइलम क्या है, एक तरीके से वैस्कुलर प्लांट है। वैस्कुलर प्लांट होने की वजह से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सम मिनरल्स, न्यूट्रिशन या मिनरल्स। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है, जल। जाइलम का काम क्या है, जल ट्रांसफर करना या वाटर ट्रांसफर करना। जबकि फ्लोएम का काम क्या है, इसका मेन फंक्शन है क्या करना, फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करना, फूड का। ये फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम पैरेन्काइमल टिश्यू है जो कि लिविंग फॉर्मेट में है। ये डेड टिश्यू है, वो क्या है, थोड़ा बहुत लिविंग टिश्यू है ना। हालांकि दोनों कॉम्प्लेक्स तो डेड हो जाएंगी, लेकिन ये कंप्लीट डेड है, वो थोड़ा बहुत लिविंग फॉर्मेट में है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये लिविंग में पाया जाता है। क्लियर है, लिविंग में तो दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये डेड में और वो लिविंग, मतलब कि ये डेड टाइप के टिश्यू में और वो लिविंग टाइप के टिश्यू में। अगर आप बात करोगे जाइलम की तो इट कंपोज्ड ऑफ मेनली, क्या कंपोस्ट करेगा, डेड टिश्यू, और वो क्या करेगा, इट कंपोज्ड मेनली लिविंग टिश्यू। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम क्या है, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल और वो होते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन क्या डिफरेंस दोस्तों, अगर आप बात करोगे जैसे मैं केवल ये यहाँ से वहाँ तक मेरे लिए जाने का रास्ता है, लौटने का रास्ता नहीं है, तो ये मेरा क्या है, यूनिडायरेक्शनल। अगर मैं चला भी जाता हूँ लौट भी आता हूँ तो ये हुआ मेरा बाई डायरेक्शनल। तो ये यूनी है, ये बाई है। ये कैसे यूनी है, देखिए आपको पता होगा कि ग्राउंड से वाटर को डिफरेंट पार्ट तक भेजना रहता है, कहाँ, प्लांट के। अब वाटर कभी रिवर्स होके थोड़ी लौट के आएगा, क्यों, क्योंकि जमीन में तो खुद ही वाटर है। तो इसलिए इसका यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि फ्लोएम का क्या होता है, वाई डायरेक्शनल। क्योंकि फूड को जब कभी जरूरत थी, बनता तो ऊपर है, कहाँ बनता है, लीव्स वगैरह में। जब कभी ऊपर से बना और फूड बनने के बाद बॉडी के पार्ट में भेजना है, तो बॉडी के पार्ट में भेजने के ड्यूरेशन में आपको पता होगा कि भेजने के केसेस में क्या होगा कि जब कभी ज़रूरत हो तो रूट साइड आया न्यूट्रिशन मिनरल्स लीफ से, और जब कभी ज़रूरत हो तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजता भी रहता है। इसलिए ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो IMP है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए तो ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।